जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे आज के इस वीडियो पे झारखंड बोर्ड के कक्षा 10वीं का सोशल साइंस का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, उसके उत्तर पे बात करेंगे, उसके क्वेश्चन और आंसर पे बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी प्रश्न हैं उनका सारा का सारा हम लोगों ने सॉल्यूशन देख लिया। अब सब्जेक्टिव की बारी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये बात आपको पता ही होगा कि चूंकि क्वेश्चन है और एक्सप्लेनेशन है तो वीडियो लंबा बनने वाला है। तो वीडियो को कोशिश करो कि आप देख के पूरा खत्म करो, या उसको जो है स्पीड कर लो, है ना, 1.2 या 1.5 के स्पीड पे आप उसको स्पीड कर लो और वीडियो को पूरा आप देख लो। तो बात करें पहले प्रश्न के आंसर पर, तो पहला प्रश्न है राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, है ना। प्रश्न है नेशनलिज्म से। तो आंसर क्या लिखना है कि राष्ट्रवाद किसी देश की सामूहिक पहचान होती है जो लोगों को एक सामूहिक इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करने का काम करती है। यानी कि राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्र रूपी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले लोग। तो यहां पे क्या होगा कि जो एक सामूहिक पहचान के होंगे, वो ये नहीं बोलेगा कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, ईसाई हूं, केवल क्या बोलेगा कि मैं भारतीय हूं, है ना। इतिहास, परंपरा और भाषा शैली क्या होगा, सभी के सभी एक जैसा होगा। इसी को क्या बोलेगा हम लोग, राष्ट्रवाद। अगला प्रश्न क्या है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया। तो देखिएगा कि इस एक आयोग था, साइमन कमीशन क्या था, एक आयोग था, एक प्रकार का बोला जाए तो एक कमीशन था। तो इस आयोग को भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना तथा उसके बारे में सुझाव देने के लिए बनाया गया था। सिंपल सी बात समझ लो कि साइमन कमीशन का आने का मेन कारण क्या था कि अंग्रेजों को लगता था, ब्रिटिशों को लगता था कि भारतीय लोग जो है वो अपने संविधान को लेकर नहीं चल सकते। तो क्यों ना ऐसा एक कमीशन को भेज दिया जाए कि जो कमीशन भारत आकर यहाँ किस प्रकार का संविधान लागू होगा, या लागू होगा तो किस प्रकार का संविधान चाहिए, इसके बारे में अध्ययन कर कर बताया जाएगा। और इसी का विरोध हुआ था। क्यों? क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, और इसी का था ना कि साइमन कमीशन भारत जाओ, गो बैक साइमन कमीशन, इसका जो है विरोध किया गया था। और इसी के दौरान जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है लाठीचार्ज में। अगला प्रश्न है कि मानव निर्मित संसाधनों के 5 उदाहरण देना है। मानव संसाधन जिनको किसने बनाया, मानव ने। तो यहां पे आप देख सकते हो घर, ट्रेन, मोबाइल, कुर्सी, पंखा, किताब, बिस्तर, ये सभी क्या है आपके मानव निर्मित संसाधन है। अगला प्रश्न है आपका कि जैव विविधता क्या है। तो वन्यजीव और कृषि फसलों में जो विविधता पाई जाती है, यानी कि जो एक स्पीसीज जो होता है, एक जैसे फसल दूसरे फसल से जो भिन्नता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जैव विविधता बोलेंगे। अगला प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न है आपका कि सामुदायिक सरकार किसे बोलते हैं। तो बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, और बहुत अच्छा सा आंसर भी मैंने लिखा है कि विभिन्न सामाजिक समूह को अपने समुदाय से संबंधित मामलों को संभालने की शक्ति दी जाती है, और उससे आशा की जाती है कि वो किसी भी समुदाय को कमजोर किए बिना आम जनता के लाभ के लिए संयुक्त रूप से काम करेगा। अब देखो, सरकार तो राज्य सरकार जो राज्य का पूरा ध्यान रखता है, केंद्र सरकार जो पूरे देश का ध्यान रखता है, उसी प्रकार सामुदायिक सरकार होता है जो किसी विशेष भाषा, शैली या जाति के लिए बनाया जाता है, जिसका काम क्या है कि जिस भी भाषा या जिस भी जाति के लिए आपको सरकार बनाया जाए, उसको कमजोर किए बिना उसको आम जनता तक लोगों को लाभ पहुंचाना, सरकार का लाभ पहुंचाने क्या कहलाता है, सामुदायिक सरकार कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका शहरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन बोलेंगे। तो किसी गांव का शहर में या कस्बे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शहरीकरण कहलाता है। यानी कि आप गांव से उसको शहर बनाते हो, शहर से कस्बा बनाते हो, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका शहरीकरण बोलते हैं। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, और बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। आप इतिहास उठा के देख लो, हर साल ये प्रश्न पूछा गया है। तो प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो प्रति व्यक्ति आय निकालने का फॉर्मूला भी आता है। तो याद रखिएगा कि जब देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो जो प्राप्त राशि होगी ना, उसी को क्या बोलेंगे, प्रति व्यक्ति आय। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देश का कुल आय बटा देश का कुल जनसंख्या, जो निकलेगा वही क्या होगा, आपका प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न है कि बाजार का अर्थ क्या है। बाजार का क्या अर्थ है, तो याद रखिएगा किसी भी स्थान पर क्रेता एवं विक्रेता के द्वारा क्रय विक्रय किया जाता है, उसे ही बाजार बोलेंगे। यानी कि जिस भी क्षेत्र में विक्रेता यानी कि बेचने वाला, क्रेता माने खरीदने वाला, जिस भी क्षेत्र में बेचने वाला और खरीदने वाला होगा, तो बेचने और खरीदने की जहां पे भी प्रक्रिया होगी उसी को हम लोग बाजार बोलेंगे। तो क्या होगा आपका कि यही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है आपका, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है कि कृषि
कृषि, देखिए यहाँ पे क्या होगा, कृषि अर्थव्यवस्था, ठीक ना। तो क्वेश्चन को थोड़ा लिखने में मिसप्रिंट हो गया। तो कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का वर्णन करना है कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या क्या प्रभाव थे। तो बात करें आंसर पर, तो प्रथम विश्व युद्ध का कृषि अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा जो निम्नलिखित है। पहला क्या प्रभाव पड़ा, तो अगर हम लोग पहला प्रभाव की बात करें तो क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। यानी कि पूरे विश्व बाजार में, वर्ल्ड मार्केट में जो पूर्वी यूरोप है ना, वो अकेला ऐसा था जो पूरे विश्व में गेहूं की आपूर्ति को पूरा करता था। क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और जब लोग अपने अपने जो है पार्टी में बंटना शुरू हो गया, तो अब विश्व बाजार में गेहूं की उपलब्धता कराने में दिक्कत होने लगी, क्योंकि लोग अपने खेमे पे ही ज्यादा जोर देने का काम करते थे। अगला क्या है कि युद्ध काल, अगला क्या होगा कि युद्ध काल में आपूर्ति अस्त व्यस्त हुई, तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की उपज में अचानक बढ़ोतरी हो गई। और जब यह देखा गया कि जो आपूर्ति है, यानी कि चीजों की जो डिमांड और सप्लाई है, उसमें जब अस्त व्यवस्था दिखी गई, उसको जब पूरा नहीं किया गया, तो उस समय कई ऐसे देश है, जैसे अगर बात किया जाए कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सारे देशों में अचानक से गेहूं की उपज में बढ़ोतरी आपको देखने के लिए मिला। अगला क्या है कि जैसे युद्ध समाप्त हुआ, यूरोप में गेहूं के उत्पादन में सुधार होने लगा। और जैसे युद्ध समाप्त होता है तो क्या होता है, यूरोप में गेहूं के उत्पादन में सुधार होने लगा और गेहूं के उत्पादन में आवश्यकता से अधिक वृद्धि हो गई। और अगला क्या होगा, अगला लिखना आपको कि जिस कारण अनाज के दाम गिर गए और ग्रामीण की आय कम हो गई और किसान गहरे कर्जे में डूब गए। तो ऐसा देखा गया कि पहले केवल और केवल गेहूं का उत्पादन पूर्वी यूरोप करता था। अब जब गेहूं पहुंचने नहीं लगा विश्व बाजार में, तो उसके देखा देखी कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं का उपज अधिक हुआ। अब जब वहां पे गेहूं उपज अधिक हुआ, तो अब वहां से भी जो है गेहूं आने लगा बाजार में, और पूर्वी यूरोप ऑलरेडी पहले से दे रहा था। तो जैसे युद्ध समाप्त हुआ, तो पूर्वी यूरोप में अचानक से गेहूं का उत्पादन ज्यादा होने लगा, जिससे क्या हो गया कि तो ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, मांग कम होने लगा, तो जाहिर सी बात है कि उसका दाम गिरने लगा और सबसे ज्यादा प्रभाव जो है ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को हुआ। तो ऐसे आपको आंसर लिखना है। अगला प्रश्न है कि मुद्रण इतिहास में गुटेनबर्ग प्रेस की भूमिका का वर्णन करना है। याद रखिएगा, पहला प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग था। तो आंसर क्या लिखना है कि योहान गुटेनबर्ग जर्मनी में एक व्यापारी का बेटा था। वो बचपन से ही तेल और जैतून पेरन की मशीन देखता आया था। बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी और अंत में उसने शीशे की इच्छित आकृतियों को गढ़ने में महारत हासिल कर ली। और वो क्या करता था कि शीशा को अपने हिसाब से वो गढ़ सकता था। अपने इस ज्ञान और अनुभव का प्रयोग करके उसने सन 1448 में एक मशीन का आविष्कार किया। इसमें एक स्क्रू से लगा एक हैंडल होता था, जिसे घुमाकर प्लांटेन को गीले कागज पर दबा दिया जाता था। गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला, देखो यही है ना कि यहाँ पे उसको क्या करता था कि उसको गीला करके दबा देता था और वही वाला आकृति आ जाता था। तो यही लिखा है कि गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के तमाम 26 अक्षरों के लिए टाइप बनाए और जो है जुगत लगाई कि इन्हें इधर उधर घुमाकर शब्द बनाए जा सके। इसे मूलवेट टाइपिंग प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना गया है ना। आगे देख सकते हो क्या है, इस मशीन से जो पहली किताब छपी वह बाइबल थी, जिसका 180 प्रतियां बनाने में 3 वर्ष लगे। इस तरह गुटेनबर्ग प्रेस मुद्रण और छपाई के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का काम किया। तो इसका मेन क्या काम था कि ये सबसे पहले तो भाई किसान एक जो है व्यापारी का बेटा था, और ये बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की जो मशीन है वो देखता आया है। और बीच में वो क्या क्या कि पत्थर से पॉलिश करने की कला सीख लिया और अपना ज्ञान और बुद्धि से शीशे को अपने इच्छा अनुसार आकृति देने का भी महारत हासिल काम कर लिया। घटना कब सामने आया, जब 1848 में इसने एक मशीन का आविष्कार किया और यह मशीन केवल एक स्क्रू से चलता था और वो स्क्रू पे एक हैंडल लगा था, जिसे घुमाकर प्लांटेन को गीला कर देता था और वहां पे कागज को दबाकर उसकी आकृति वो देना शुरू कर दिया। गुटेनबर्ग ने क्या किया कि वर्णमाला के जो तमाम 26 अक्षर है ना, रोमन वर्णमाला के जो 26 अक्षर जिनके ABCD का बात हो रहा है, तो उसको छापा और उसको इधर उधर घुमाकर क्या क्या टाइपिंग करने का एक मशीन बना दिया, जिसका नाम मूवेबल टाइपिंग मशीन रखा गया। जिसका नाम क्या रखा गया, मूवेबल टाइपिंग मशीन रखा गया। तो प्रश्न पूछेगा कि मूवेबल टाइपिंग मशीन किसने लिखा था, तो गुटेनबर्ग ने। तो इसी मूवेबल टाइपिंग मशीन के द्वारा टोटल बाइबल की पहली किताब छापी गई, जिसमें 180 प्रतियां थी, यानी कि 180 को पेज था, और इसे छापने में लगभग 3 साल का समय लगा। और इसी दौरान से मुद्रण संस्कृति के इतिहास में क्रांतिकारी काम जो है गुटेनबर्ग ने किया था। अगला प्रश्न क्या है आपका
कि वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करना है। तो आपका आंसर क्या लिखना है, वन संरक्षण के निम्नलिखित उपाय। पहला अगर उपाय का बात किया जाए तो आपको सीधा लिखना है कि वनों की अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है, अति चराई पर रोक लगाना है, वनों से वृक्ष काटने पर उसके स्थान पर वन रोपण करना आवश्यक है, यानी कि अगर आप कोई पेड़ को काट रहे हो तो उसी जगह आपको पेड़ लगाना होगा। वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्षेत्रों का निर्धारण करना चाहिए, और ये भी देखो सब जगह तो वन होगा नहीं, तो जिन क्षेत्रों में वन हो सकता है ज्यादा मात्रा में पेड़ वहां पे लगाया जाएगा। वन क्षेत्रों में संरक्षित करने की निरंतरता आवश्यक है, और वन क्षेत्रों को संरक्षित करने का लगातार हमें काम करना चाहिए। अगला क्या है कि वनों को हानिकारक कीड़े मकोड़े बीमारी आदि से भी सुरक्षित रखना पड़ेगा। और लास्ट में कि जो भी हम लोग क्या करते हैं कि लकड़ी का ईंधन के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं ना, उसे भारी मात्रा में पेड़ों को काटा जाता है, तो कम से कम उसका उपयोग करेंगे और उसके जो पूरक संसाधन है उसका विकास करेंगे और उसका उपयोग करेंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जल विद्युत से हम लोग विद्युत उत्पन्न कर लेते हैं, और वहां से हम लोग क्या करते हैं कि जो है आपका क्या बोलते हैं हीटर जला लेते हैं, है ना, हम लोग एलपीजी गैस का उपयोग कर रहे हैं, तो लकड़ी की जगह उसके वैकल्पिक स्रोतों का आप लोग उपयोग करना शुरू करेंगे। अगला प्रश्न है मोटा अनाज, जिसे मिलेट बोलते हैं। तो प्रश्न क्या है कि मोटे अनाज से क्या तात्पर्य, तो आंसर क्या लिखना है कि मोटा अनाज अर्थात मिलेट से अर्थ है पहाड़ी, पथरीली या कम उपजाऊ पर उगाई जाने वाली फसलों से है। यानी कि देखो ये किन क्षेत्रों में उगाया जाता है, जो जहां पे पहाड़ है, जहां पे पथरीली इलाका है और जहां पे कम उपज वाली भूमि है। इसमें कुछ खाद्यान्न की फसलें हैं, जैसे चारा हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, है ना, मक्का हो गया। तो ये सभी जो होते हैं मोटे अनाज के उदाहरण में आते हैं। तो इनका जो है ज़्यादातर जो उत्पादन होता है वो पहाड़ी और पथरीली भूमि पे ही किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगर देखा जाए तो प्रश्न क्या आपका कि लोकतंत्र सरकार में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो आपको आंसर क्या लिखना है कि सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि पहला क्या लिखना है कि सत्ता का बंटवारा होने से विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव कम हो जाता है। क्योंकि जब सत्ता का बंटवारा होगा तो एक एक करके आप ध्यान दे पाओगे, तो इससे क्या होगा कि सामाजिक टकराव कम हो जाएगा। टकराव कम होने से सामाजिक हिंसा और अस्थिरता भी आपका कम होगा। लोगों के बीच में जो सामाजिक हिंसा होगा और जो अस्थिरता होगा वो भी आपका क्या हो जाने वाला है, कम हो जाने वाला है। आगे क्या लिखना है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता द्वारा शासन। तो जब साझेदारी कर रहे हो और वो लोकतंत्र का आत्मा है तो इससे लोगों का शासन जो है शुरू हो जाएगा। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अपने कार्य के प्रति क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे, ज्यादा मात्रा में वो सजग रहेंगे। जब उनके भी सत्ता की साझेदारी कर दी जाती है तो भी अपने उत्तरदायित्व का निष्पादन स्वतंत्र रूप से वो कर सकेंगे। और जब आप बंटवारा कर दोगे तो लोग जो है अपने उत्तरदायित्व को सही तरीके से निभा पाएंगे। संविधान द्वारा उनके कार्य और अधिकार भी दिए जाते हैं, और ये जो है ना इनके अधिकार भी जो है उनको मिलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि जातिवाद के दुष्प्रभाव लिखना है कि अगर कहीं किसी चीज में अगर कास्टिज्म हो रहा है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट उसके बारे में बताना है। तो आंसर क्या लिखना है कि जातिवाद लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। सामाजिक असमानता जब भी हावी होती है तो इसके दुष्प्रभाव देखने को मिला है। यानी कि जब भी आप किसी एक जाति को ज्यादा मोटिवेट करोगे, उसको बढ़ावा देखोगे, तो सामाजिक असमानता फैलेगा और उसका जो हावी होता है ना, उसका जो इफेक्ट होगा बहुत खराब होता है भाई। अगला क्या है कि जातिवाद से समाज में उच्च नीच का भेदभाव उत्पन्न होने लगता है, जिस कारण निम्न जाति उच्च जाति द्वारा उत्पीड़ित और शोषित का शिकार बन जाता है। और जब भी जातिवाद होगा तो उसमें समाज में उच्च नीच का भाव तो पैदा होगा ना, बड़े छोटे का भाव पैदा होगा। तब देखा जाएगा कि जो भी नीचे जाति है वो उच्च जाति से पीड़ित और शोषण का शिकार होता रहेगा। और अंतिम पॉइंट क्या लिखना है कि जातिवाद के कारण समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित हो जाता है और भेदभाव की भावना उसमें बढ़ जाती है, जो राष्ट्र एकता के मार्ग में खतरा उत्पन्न होता है। राष्ट्र में एकता क्या होगा, खत्म हो जाएगा। जैसे अभी पश्चिम बंगाल में हुआ, आप देख सकते हो। अगला है कि चुनाव आयोग के कार्यों का वर्णन करो। ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, जो कि हर साल पूछा गया प्रश्न। क्या है आपका ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न, याद रखिएगा। तो चुनाव आयोग का सबसे पहला काम क्या है कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना। सबसे पहले देश में क्या करता है, ये एकदम जो है निष्पक्ष स्वतंत्रता और चुनाव कराता है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का काम करता है। उम्मीदवारों का नामांकन लेने का काम करता है। उम्मीदवारों का नामांकन रद्द करने का, अगर नामांकन ले सकता है तो उसे रद्द भी कर सकता है, काटने का भी काम करता है। राजनीतिक
राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करने का काम करता है, चुनाव के समय आचार संहिता लागू करना होता है और विजयी उम्मीदवारों के नाम का घोषणा करना होता है और चुनाव में आए खर्चों का क्या देना होता है, ब्यौरा देना होता है। ये सभी काम उनका होता है। तो याद रखिएगा, ये 8 गो काम जो है आपको याद कर लेना है। अब है अगला प्रश्न कि इंटरनेट से क्या लाभ है। अगर मुझे लिखने के लिए दिया जाए तो इंटरनेट से मैं पूरा एकदम 20 पेज में लिख दूंगा। तो भाई क्या लाभ है, पहले उस पर बात करते हैं। सीधा आपको लिखना है इंटरनेट से लाभ, और आपको क्या लिखना है कि इंटरनेट की सहायता से हम किसी भी तरह की जानकारी सर्च इंजन की मदद से मिनटों में मिल जाता है। कोई भी चीज आपको लेनी है सर्च कर लो, तुरंत मिल जाएगा। अगला क्या, इंटरनेट की मदद से दूर में रह रहे लोगों के साथ घंटे बातें कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, लोगों से हम लोग क्या कर सकते हैं, संबंध बना सकते हैं। अगला क्या है, अगर आप बोर हो रहे हो तो इसकी सहायता से आप गाना, फिल्म, गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं। यह हमारे मनोरंजन के लिए अच्छा साधन, एक मनोरंजन का भी क्या बन सकता है, साधन बन सकता है। इसकी मदद से आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन नौकरी आदि की सुविधा भी आप प्राप्त कर सकते हो। ये सारे भी काम आप कर सकते हो। इसमें आप सोशल नेटवर्किंग साइट की सहायता से नए नए दोस्त बना सकते हैं, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो और नए नए क्या कर सकते हो, आप दोस्त बना सकते हो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। तो ये सारे काम जो है आप इंटरनेट की सहायता से कर सकते हो, ये आपका लाभ है। अब प्रश्न आता है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का आपका वर्णन करना है। तो इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो लिया, आप देख लेना, लेकिन आंसर पे बात करेंगे, मैं केवल बताऊंगा, आपको वीडियो देख लेना है। तो राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी और उन्हें 1848 में जर्मन महासंघ विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र बनाने का प्रयास किया गया। तो लोगों के बीच में, ये जो मध्यम वर्गीय जनता है उनके बीच में ये जो राष्ट्रवादी भावना था कि राष्ट्र बनना चाहिए, एक राष्ट्र जो अलग अलग एक ही क्षेत्र है और उस क्षेत्र का अलग अलग सीमा है और वहां पे अलग अलग लोग शासन कर रहे हैं, तो उसको एक राष्ट्र बनाया जाए। इसके लिए 1848 में जर्मन महासंघ का जो है स्थापना किया गया और जर्मन महासंघ का काम क्या था कि जो भी विभिन्न इलाके हैं, जो भी टूटे हुए इलाके हैं, उनको जोड़कर एक ही निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र बनाने का काम किया जाए। यानी कि एक ही जो है इसमें शासक और जो है शासक दल होने का काम किया जाएगा। लेकिन राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल को राजशाही और फौजशाही ताकतों ने मिलकर दबा दिया। क्योंकि देखो आप भाई, जो लोग यहाँ पे पहले से शासन कर रहे हैं उनको ये तो बुरा लगेगा, तो वहीं का जो राजा लोग था और उनका जो फौजी ताकत था, उन्होंने ये विचार को क्या क्या दबाव दिया। उनका प्रसा के बड़े भाग भूस्वामियों ने क्या क्या था, समर्थन किया था। और इसी समय ये जो बात था कि आप जो राष्ट्र निर्माण कर रहे हो ना, आप चाहते हो कि पूरे क्षेत्र में एक संसद, एक ही कानून व्यवस्था हो, एक ही राजा हो। इसको लेकर राजशाही और फौजशाही ताकतों ने विरोध किया और इस विरोध का जो सबसे ज्यादा जो समर्थन किया था वो प्रसा के लोगों ने किया था। तत्पश्चात प्रसा के राष्ट्र एकीकरण के लिए प्रसा के प्रमुख मंत्री बिस्मार्क ने आंदोलन का नेतृत्व किया और इसी दौरान क्या हुआ कि जो बिस्मार्क था, उन्होंने इस राजशाही और फौजशाही ताकतों को कुचलने के लिए वहां पे मंत्री बनकर आंदोलन का नेतृत्व किया और उसको कुचलने का काम किया। उसी समय क्या होता है कि ऑटोमन बिस्मार्क ने इस आंदोलन में प्रसा की सेना और नौकरशाही का मदद लिया और उसी दौरान क्या किया कि जो भी वहां का सेना था और जो भी नौकरशाही था उनको एकजुट किया और एकजुट करने के बाद जो भी आपके राजशाही ताकत थे, यानी कि जो भी राजाएं महाराजाएं थे, उनका क्या करने लगा, विरोध करने लगा। और उसी दौरान 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस में 3 युद्ध में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। इसी प्रकार क्या होता है, एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। जनवरी 1871 में वायसराय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन का सम्राट जो है घोषित कर दिया जाता है और इसी प्रकार जर्मन की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, आपकी पूरी हो जाती है, जर्मनी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब अगला प्रश्न है आपका कि 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन के महत्व और प्रभावों का वर्णन करना। तो पहले समझते हैं कि असहयोग आंदोलन था क्या। तो आपको देखो यहां से आपको लिखना है कि महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना ऐसा आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदाय को नजदीक ला सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाहें फैल चुकी थी कि इस्लाम विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ओटोमन साम्राज्य पर एक बहुत बड़ी शक्ति थोपेगी। तो गांधी जी को लगता था कि अगर हमें असहयोग आंदोलन करना है ना, तो हमको नॉन कॉर्पोरेशन अगर मूवमेंट हमको चलाना है तो हमें एक बहुत बड़ा विशाल जनाधार चाहिए, ज्यादा मात्रा में लोग चाहिए जो आंदोलन में भाग लेंगे। तो इसके लिए हिंदू और मुसलमान चूंकि जो अलग अलग जो विचारधारा के थे उनको एक साथ लाना इंपॉर्टेंट था।
तो चूंकि पहले से ही राष्ट्रवादी आंदोलन जो था वो हिंदुओं का था, तो मुसलमानों को कैसा जोड़ा जाए, इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि जो खलीफा का मुद्दा उन्होंने उठाया और दोनों को मिलाने का काम किया। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जो ऑटोमन साम्राज्य है उसमें तुर्की का हार हो चुका था, और तुर्की जो था उस समय इस्लाम जगत का जो गुरु हुआ करते थे, खलीफा वहीं का राजा हुआ करता था। तो चूंकि इनको लगता था कि अगर ऑटोमन साम्राज्य की हार हो गई तो अब ब्रिटिश लोग क्या करेंगे कि इनमें शक्ति थोपने का काम करेंगे और हो सके इनका जो पावर है उसको सीज कर लेंगे। तो इसीलिए इसी दौरान क्या खलीफा के तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में एक खलीफा समिति का गठन किया गया था, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ कई युवा मुसलमान नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दिया। और उसी बीच में क्या हुआ कि याद रखिए 1919 में बंबई में खिलाफत समिति का गठन हुआ, जिसमें अली बंधु जो थे, शौकत अली खान और आपका जो है आपका मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने मिलकर यह निर्णय लिया कि नहीं, गांधी जी सही बोल रहे हैं। और उसी बीच सितंबर 1920 में कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं के साथ बात की और उसको राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन और स्वराज के लिए एक जो है आंदोलन शुरू किया जाए, और उसका नाम क्या रखेंगे, असहयोग आंदोलन। तो 1920 में जो आपका कांग्रेस अधिवेशन हुआ उसमें महात्मा गांधी ने बाकी अन्य नेताओं को हाँ करा लिया कि हम लोग दोनों मिलकर, यानी कि हिंदू और मुसलमान, यानी कि असहयोग आंदोलन और स्वराज आंदोलन जो हमारा चल रहा है, दोनों को मिलाकर एक नया आंदोलन शुरू करेंगे, जिसका नाम क्या रखेंगे, आपका असहयोग आंदोलन। अब इसका महत्व क्या था? सबसे बड़ा महत्व हुआ कि इसमें खिलाफत का मुद्दा था। दूसरा क्या हुआ कि पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध नया जो है न्याय प्राप्त करना जो है शुरू हो गया, और अंततः जो होगा कि इसी से क्या होगा, स्वराज की हमको प्राप्ति हुई। यह सबसे बड़ा महत्व था। लेकिन अगर प्रभाव का बात किया जाए तो देखिए कई सारे प्रभाव हुए। पहला बात क्या हुआ कि गांधी जी का मानना था कि ये जो आंदोलन है इसको योजनाबद्ध तरीके से चलाना चाहिए, और उनका विचार था कि प्रथम में सरकार द्वारा जो भी पदवियां उसको लौटा दिया जाए, सरकार की नौकरियों को छोड़ दिया जाए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। इसलिए विदेशी वस्तुओं का जो है पिकेटिंग शुरू हो गया, उसको फैक्ट्री से निकलने ही नहीं दिया गया। अगला क्या था कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ शहरी मध्यम वर्ग की सहयोग हिस्सेदारी से प्रारंभ हुआ। विद्यार्थियों ने स्कूल जाना, कॉलेज जाना छोड़ दिया, इसको जो शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिया, वकीलों ने मुकदमा लड़ने से बंद कर दिया, तथा मद्रास में जो है मद्रास के अलावा जितने भी आपके प्रांत थे ना, उन्होंने क्या किया, पारिषद के चुनाव को लड़ने से भी बहिष्कार कर दिया कि हम लोग चुनाव में भी क्या करेंगे, भाग नहीं लेंगे। और लास्ट में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, तथा विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, और जो है विदेशी कपड़ों का, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा। व्यापारियों ने विदेशी व्यापार में पैसे लगाने से इनकार कर दिया, और देश में खादी का प्रचलन और उत्पादन बढ़ गया। और इसी बीच में क्या हो गया कि देश में जो खादी है उसका उत्पादन और प्रचलन जो है बढ़ने लगा। और ग्रामीण इलाकों में जमींदारों को नाई धोबी की सुविधा से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का भी फैसला कर लिया, और यह भी देखा गया कि लोग जो है नाई का और कपड़े धोने का भी काम जो है वहां पे बंद कर दिया। अगला प्रश्न क्या है आपका कि बहुउद्देश्य परियोजनाओं की भूमिका को देश के विकास को समझाइए, यानी कि जो बहुउद्देश्य परियोजना है उससे देश का विकास कैसे होता है। और इसमें एक उदाहरण लेना है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का उदाहरण लेकर इसके विभिन्न घटकों और लाभों का क्या करना, आपको वर्णन करना है। तो पहले समझते हैं कि नदी घाटी परियोजना है क्या। तो समझिएगा कि नदी पर बांध क्या है, नदी पर बांध बनाकर इससे अनेक प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करना बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कहलाता है। जैसे हम लोग बाढ़ का नियंत्रण कर सकते हैं, जल विद्युत निर्माण कर सकते हैं, जल पूर्ति कर सकते हैं, सिंचाई का प्रबंध कर सकते हैं। तो एक साथ कई सारी योजनाओं का लाभ मिला। अब ये हमारे लिए विकास क्यों है, तो यह हमारे देश में सबसे याद रखिएगा, हमारे देश में सबसे अधिक कृषि आधारित आर्थिक काम किया जाता है, और बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना से जलापूर्ति और सिंचाई प्रबंध करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये देश का विकास का काम कर देता है। अब बात करते हैं दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से हमें क्या लाभ मिलता है। तो याद रखिएगा कि जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ये झारखंड में है, तो यह नदी घाटी परियोजना झारखंड में बनाई गई है। दामोदर नदी झारखंड की प्रमुख नदी है, और इस योजना के अंतर्गत हमें क्या किया हुआ, सबसे पहले जो है कि 8 बांधे और 1 अवरोध बांध बनाया गया है ना, बनाया गया, जिससे बाढ़ जैसी भयानक खतरे से हम लोग क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो एक लाभ हो गया। अगला है कि 6 जल विद्युत गृह
3 ताप विद्युत गृह का निर्माण किया गया और इस परियोजना के तहत जो है ना कि 12,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो हमें क्या जल विद्युत को उत्पादन मिला। सिंचाई के लिए जलापूर्ति बहुत आसानी से हो पाता है, इसीलिए इस परियोजना के तहत 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि कार्य होने लगा और इससे 8 लाख क्षेत्रों में कृषि कार्य होने लगा। तो सोचो कितने बड़े स्केल पे काम हुआ। इन बांधों ने भूख और अकाल से लोगों को बचाया है। जो पहले अनगिनत लोग भूख और अकाल से मर जाते थे, अब उन्हें इन्हीं बड़े बांधों के कारण जीवन दान दिया गया और लोग जो है इन बांधों के कारण सिंचाई व्यवस्था कर पाते हैं, पानी पी पाते हैं। इस जल का उपयोग पश्चिम बंगाल, झारखंड के कई क्षेत्रों में घरेलू कामकाज तथा उद्योग के लिए उपयोग में लाया जाता है। और ये जो है इस जल का उपयोग जो है यानी कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के जल का उपयोग पश्चिम बंगाल और झारखंड में इसका उपयोग किया जाता है। साधारणतया इस योजना के समीप क्षेत्रों के लोग अपने मनोरंजन के लिए भी जाते हैं और ऐसे भी है कि बहुत सारे लोग जो है घूमने के लिए भी जाते हैं, उससे भी पैसा होता है और मछली पालन और नौकायन का भी जो है उपयोग कर पाते हैं। तो ये जो है इसका लाभ है। अगला प्रश्न क्या है कि संघीय सरकार की मुख्य विशेषताओं का क्या करना है, आपको वर्णन करना है। तो बात करें विशेषता को, तो सबसे पहला विशेषता क्या है, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर विशेषता का बात किया जाए तो पहला विशेषता है आपका कि यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है, सबसे पहली बात। अगला क्या है कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, परंतु कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन करने का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए सभी सरकारों को संविधान के आधार पर ही अपने कार्य करने पड़ते हैं। संविधान सभी स्तर वाली सरकारों के अस्तित्व और कार्य क्षेत्रों को सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे 1 से अधिक सरकारें होती हैं और यहाँ पे कानून बनाने का बात किया जाए, कर वसूलने का बात किया जाए, शासन करने का बात किया, सब क्षेत्र का अपना अपना तरीका होता है, सभी राज्य का अपना अपना तरीका है। अब यहाँ पे जो भी अधिकार है ना वो आपके संविधान में ऑलरेडी वर्णित है। अब जब वर्णित है तो उसी के आधार पे जो है सभी को काम करना होता है और जब सभी स्तर की सरकारें काम करती है तो इससे लोगों को सुरक्षा भी प्रदान होता है। अगला क्या है कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को कोई भी सरकार अकेले नहीं बदल सकता। केंद्र और राज्य सरकारों अर्थात दोनों की सहमति का होना क्या है, अति आवश्यक है। और अगर कोई भी चीजों में अगर बदलाव हो रहा है तो उसमें दोनों सरकारें जो है अपना सहमति देंगे। संघ सरकार में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जिसे संविधान की व्याख्या एवं सुरक्षा करने का अधिकार। हमारे यहाँ न्यायपालिका है जो संविधान की व्याख्या भी करता, सुरक्षा करने का भी काम करता है। वित्तीय स्वतंत्रता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों को राजस्व के लिए विभिन्न स्रोतों निर्धारित किए गए हैं और लोग जो है अपना पैसा कहां से हासिल करेंगे राज्य को चलाने के लिए, उसके लिए जो है अलग अलग जो है राजस्व के लिए विभिन्न स्रोत भी दिए गए हैं। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं, देश की एकता को सुरक्षा प्रदान करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण। पहला, विभिन्न स्तरों की सरकारों को भी सत्ता के बंटवारे में नियमों पर सहमति और दूसरा, विभिन्न सरकारों के एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। तो इससे हम क्या होता है कि सबसे पहली बात कि इससे जो हमको सुरक्षा प्रदान होता है, लोगों का जो विविधता है वो एक समान पूरा हो जाता है और कामकाज में जो है ना एक दूसरे का परामर्श भी लेना पड़ता है। तो यही इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है। अगला प्रश्न क्या है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका का और कार्यों का वर्णन करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि पहला जो काम है चुनाव का। राजनीतिक दल का मुख्य कार्य होता है ना, चुनाव जो होगा इसका मुख्य कार्य होता है सरकार गठन के लिए होने वाले राजनीतिक चुनाव में भाग लेना। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीके से करता है। तो याद रखिएगा सबसे पहली बात जो राजनीतिक दलों का काम है चुनाव में भाग लेना। अगला क्या है कि नीतियों की घोषणा करना। घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के सामने कुछ सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक मसले होते हैं। राजनीतिक पार्टियां अलग अलग नीतियों और विचारों को मतदाताओं के सामने रखती है तथा विभिन्न मसलों के समाधान के उपाय भी सुझाती है। साथ ही मतदाताओं को अपने और आकर्षित करने के लिए अपनी नीतियों या उद्देश्यों का घोषणा करता है। कि सबसे पहली बात क्या है कि घोषणा पत्र भी जारी करता है जिससे आपको पता चलेगा कि आपको किसको वोट देना है और नहीं है। अगला क्या है कि जनमत का जो है निर्माण करना। राजनीतिक पार्टियां लोगों के हितों के मामलों को देश के सामने रखती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस, टेलीविजन तथा नुक्कड़ सभाएं
जनसंचार के सभी माध्यमों का प्रयोग करती है। इस प्रकार राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थन के लिए लोगों को शिक्षित तथा प्रभावित करती है। राजनीतिक पार्टियां जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और अपने और आप मुझे ही वोट दो इसके लिए सरकार कई तरीके का काम करता है। तो जनमत जुटाने का भी जो है सरकार काम करता है। अगला काम है सरकार बनाना तथा चलाना। सरकार बनाना तथा चलाना यह भी काम है सरकार का। तो राजनीतिक पार्टी का प्रमुख कार्य तथा उद्देश्य, संसदीय व्यवस्था में सत्ता में दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है तथा वो अपनी कैबिनेट में अन्य मंत्रियों को नियुक्ति करता है और जो है सरकार बनाने का भी काम करता है। जो जीत जाएगा वो क्या करेगा कि वो कैबिनेट बनाने का, मंत्रियों का कैबिनेट बनाने का काम करता है। अगला क्या करता है कि कानून का निर्माण। राजनीतिक दल कानून के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विधायिका का आपने नाम सुना होगा। जनता के बीच की कड़ी, राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच में कड़ी का काम करता है कि आपको कोई भी काम चाहिए तो राजनीतिक दल के माध्यम से ही होगा। जनता को शिक्षित करने का भी काम करता है। राजनीतिक मामलों में जनता को शिक्षित करने का काम राजनीतिक दल को है। वो अपने कार्यक्रमों, नीति और दृष्टिकोण जनता के सामने रखते हैं जिससे जनता को सामाजिक शिक्षा मिलती है और जो है जनता जो इसके बारे में जानने का काम करते हैं। तो आपको ये 7 चीज़ें याद रखना है। पहला तो चुनाव लड़ने का काम करता है, दूसरा नीति की घोषणा करता है, जनमत जुटाने का काम करता है, सरकार बनाना सरकार चलाने का काम करता है, कानून का निर्माण करता है, जनता के बीच कड़ी बनता है और सरकार को जो है जनता को शिक्षित करने का काम करता है। और अंतिम प्रश्न है कि भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सड़कों का वर्णन करना है। तो भारत में टोटल 6 प्रकार के सड़क पाए जाते हैं। तो पहला हो गया स्वर्णिम चतुर्भुज महाराष्ट्र मार्ग, इसको गोल्डन बोलते हैं ना, गोल्डन सुपर हाईवेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो भारत सरकार ने नई दिल्ली से कलकत्ता, चेन्नई से मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना की प्रारंभ की है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम जो गलियारा है वो उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर से कन्याकुमारी यानी कि ऊपर से नीचे को जोड़ता है तथा द्वितीय जो होगा पूरब को पश्चिम से जोड़ने का काम करता है। यानी कि आप समझ सकते हो कि दिल्ली आपका इधर है, कलकत्ता इधर, इसको जोड़ने का काम किया और साथ ही साथ चेन्नई आपका यहाँ है और मुंबई यहाँ है, इसको जोड़ने का आपका काम किया। और एक बात क्या करता है कि ये जो है श्रीनगर को कहाँ, कन्याकुमारी से जोड़ने का काम करता है ना। तो द्वितीय जो पूर्व पश्चिम गलियारा को सिलचर माने असम तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के जो आपका मेगा सिटी है के माध्यम में दूरी और परिवहन को कम करने का काम करता है। तो पहला तबका होगा स्वर्णिम चतुर्भुज जो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने का काम करता है, याद रखिएगा। और ये जो है श्रीनगर को कन्याकुमारी से और साथ ही साथ जो है आपका असम को कहाँ से, गुजरात के पोरबंदर तक जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अगला आपका राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे बोलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ने का काम करता है। यह प्राथमिक सड़क तंत्र है जिसका निर्माण व रखरखाव केंद्र लोक निर्माण CPWD के अधिकार क्षेत्र में होता है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम दिशाओं में फैला है। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाता है। तो इसी के एक उदाहरण क्या है, दिल्ली व अमृतसर को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे नंबर 1, याद रखिएगा। अगला के राजमार्ग, खाली इतना याद रखिएगा ना, जो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है इसका रखरखाव का काम केंद्र लोक निर्णायक विभाग का होता है, ठीक है ना। और ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है ये राज्य की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग माने PWD को होता है। ये बात रखिएगा, किनको है, तो PWD को है। अगला है जिला मार्ग। ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्य न्यायालय से जोड़ने का काम करती है। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद को है। और अगला होता है सीमांत सड़कें। तो भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन जिसको बोलते हैं बॉर्डर अथॉरिटीज रोडवेज, जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनका देखरेख करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया है जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में स्मारक महत्व की सड़कों का विकास करना था। इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में
जो है अभिज्ञता बढ़ी है तथा ये क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए क्या होता है, सहायक है और लोगों में जो है सहायता दिया है। तो ये टोटल जो है ना प्रश्न जो है, जितने भी प्रश्न है वो मैंने आपको करवा दिया। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, जहां से आप सीधे पढ़ लोगे और इसको याद कर लोगे, ठीक है। तो ये तो आपके सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर था। मैं जानता हूं कि मैंने उतने अच्छा से एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि वीडियो काफी लंबा बन चुका था। धीरे धीरे करके मैं जो भी सब्जेक्टिव करवाऊंगा ना उनको आप कर लेना, ताकि वहां से आपके सारे डाउट्स आपके क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।